सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आरटीआई इन हिंदी बाय इसहान। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन को हिंदी में सूचना का अधिकार कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत वो राइट्स दिए गए हैं जो कि एक तरह से कॉमन पीपल को पावरफुल बनाते हैं। इस एक्ट के तहत कोई भी कॉमन पीपल किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। हर एक नागरिक टैक्स का भुगतान करता है, इसलिए उसका ये पूरा अधिकार है कि वो इस बात को जाने कि उसके द्वारा पे किया गया टैक्स इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। इसलिए आरटीआई एक्ट के तहत हर एक नागरिक को सरकार से सवाल करने की छूट दी गई है। आरटीआई ने आम लोगों को मजबूत और जागरूक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये कानून देश के सभी हिस्सों में लागू है। इस कानून के जरिए आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जानकारी ले सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम आरटीआई के बारे में बात करने वाले हैं कि आरटीआई क्या होती है, आरटीआई के क्या नियम हैं, आरटीआई कैसे फाइल की जाती है, आरटीआई के तहत आप किस किस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किस डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, आरटीआई की फीस क्या है, अगर आरटीआई में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद आपके पास क्या लीगल रेमेडीज हैं, ऑनलाइन आरटीआई फाइल कैसे की जाती है। इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो कुछ लॉन्ग जा सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं आरटीआई से जुड़ी सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। इस कानून का मकसद सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना है ताकि करप्शन पर रोक लगाई जा सके। ये अधिकार आपको ताकतवर बनाता है। इसके लिए सरकार ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस का गठन भी किया है। रूल नंबर 1, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम आदमी को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपके बच्चों के स्कूल के टीचर अक्सर गैर हाजिर रहते हो, आपके आसपास की सड़कें खराब हालत में हो, सरकारी हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटरों में डॉक्टर या दवाइयाँ ना हो, अफसर काम के नाम पर रिश्वत मांग रहे हो या फिर राशन की दुकान पर राशन ना मिले, प्रधानमंत्री का खर्च, राष्ट्रपति भवन का खर्च वगैरह अगर आप जानना चाहते हो तो आप सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां ले सकते हैं। रूल नंबर 2, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही इस कानून का फायदा ले सकते हैं। इसमें निगम, यूनियन, कंपनी वगैरह को सूचना देने का प्रोविजन नहीं है क्योंकि ये नागरिकों की डेफिनेशन में नहीं आते। अगर किसी निगम, यूनियन, कंपनी या एनजीओ का कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई दाखिल करता है तो उसे सूचना दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसने सूचना अपने नाम से मांगी हो, निगम या यूनियन के नाम पर न मांगी हो। रूल नंबर 3, हर सरकारी महकमे में एक या ज्यादा अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ के रूप में अपॉइंट करना जरूरी है। आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराना इन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। रूल नंबर 4, पब्लिक अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती है जैसे कि डिस्क, टेप, वीडियो, लेटर वगैरह, लेकिन मांगी गई इंफॉर्मेशन उस रूप में ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए जिसमें पब्लिक डिमांड कर रही है। रूल नंबर 5, रिटेंशन पीरियड यानी जितने वक्त तक रिकॉर्ड सरकारी विभाग में रखने का प्रोविजन है उतने ही वक्त तक की सूचनाएं मांगी जा सकती है। रूल नंबर 6, आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेने के लिए 10 रुपए फीस रखी गई है, लेकिन अगर आप बीपीएल परिवार से हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा, बस आपको अपने बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी आरटीआई एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। रूल नंबर 7, आरटीआई की फीस कैश, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर द्वारा दी जा सकती है। डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर डिपार्टमेंट के अकाउंट ऑफिसर के नाम भेजा जाता है। अगर आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल करते हैं तो फीस ऑनलाइन ही पे करनी होगी। रूल नंबर 8, आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए 30 दिनों का फिक्स टाइम दिया जाता है। अगर इंफॉर्मेशन पहुंचने में 30 दिन से ज्यादा का समय लगे तो आप केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से अपील भी कर सकते हैं। रूल नंबर 9, 30 दिनों से ज्यादा टाइम हो जाने के बाद अगर आपसे दोबारा फीस और डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाए तो आप उसके लिए भी अपील कर सकते हैं क्योंकि 30 दिन के बाद आपको बिना फीस के सारी इंफॉर्मेशन दी जानी है। रूल नंबर 10,
आरटीआई के दायरे में आने वाले सभी डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का दफ्तर, संसद और विधानमंडल, चुनाव आयोग, सभी अदालतें, तमाम सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक्स, सारे सरकारी हॉस्पिटल्स, पुलिस डिपार्टमेंट्स, सेना के तीनों अंग यानी जल, थल और वायु सेना, पीएसयू, सरकारी बीमा कंपनियां, सरकारी फोन कंपनियां, सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, सरकारी सहायता लेने वाले प्राइवेट स्कूल भी इसके दायरे में आते हैं। सरकारी सहायता नहीं लेने वाले स्कूलों पर ये कानून लागू नहीं होता है, लेकिन शिक्षा विभाग के जरिए उनकी जानकारी भी ली जा सकती है। कॉलेजों के मामले में भी यही नियम लागू होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आरटीआई एक्ट किन पर लागू नहीं होता है, यानी कौन सी जानकारियां आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। 3 तरह की ऐसी जानकारियां हैं जो आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। किसी भी खुफिया एजेंसी की वैसी जानकारियां जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो, आप उसको आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। दूसरे देशों के साथ भारत से जो जुड़े हुए मामले हैं, उनकी जानकारी भी आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। थर्ड पार्टी यानी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, वो भी आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। लेकिन सरकार के पास इन प्राइवेट सेक्टर्स की जो भी जानकारियां हैं, वो आप इनसे संबंधित सरकारी विभाग के जरिए हासिल कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आरटीआई एप्लीकेशन लिखी कैसे जाती है। सूचना पाने के लिए कोई भी तय परफॉर्मा नहीं है। सादे कागज पर हाथ से लिखकर या फिर टाइप कराकर 10 रुपए की तय फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी के पास किसी भी रूप में खुद या फिर डाक के द्वारा आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी लोकल लैंग्वेज में एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको लिखना चाहिए कि आपको क्या सूचना चाहिए और कितने टाइम पीरियड की सूचना चाहिए। आवेदक को सूचना मांगने के लिए कोई वजह या फिर पर्सनल ब्यौरा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपना पता देना होगा। फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नंबर देने से सूचना देने वाला विभाग आपसे कांटेक्ट कर सकता है, इसलिए नंबर दे देना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि मुझे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी से मेरे घर के आगे से गुजरने वाली रोड के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, क्योंकि वो बनाने के कुछ समय के बाद ही उखड़ गई है। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा: सेवा में जन सूचना अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गुड़गांव, हरियाणा। विषय: सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन। महोदय, सेक्टर 32 में मदर डेयरी के सामने से गुजरने वाली 850 मीटर की रोड के बारे में ये जानकारी दे कि इस रोड के निर्माण में कितना खर्चा विभाग के द्वारा किया गया है, रोड के निर्माण और रखरखाव के लिए किन शर्तों पर ठेकेदार को चुना गया है, सड़क के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री यानी कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल को किन मानकों पर खरीदा गया और किस कंपनी से खरीदा गया, सड़क निर्माण के कुछ समय के बाद ही उखड़ गई है तो इसके पीछे का क्या कारण है जो स्पष्ट किया जा सकता है, और अगर निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है तो दोषी लोगों पर कार्यवाही की जाने की क्या समय सीमा है। मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर जो भी भेजना हो साथ में भेज रहा हूं। कृपया सूचना का अधिकार एक्ट के अनुसार मुझे समय पर सूचना उपलब्ध कराई जाए। आवेदक ईशान सिद्दीकी, तारीख 30/1/2018, पता 124 ब्लॉक डी, DLF फेज 3, सेक्टर 32, गुड़गांव, हरियाणा। तो इस तरह से आपको ये आरटीआई के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए अब बात करते हैं कि आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने से कब इनकार किया जा सकता है। कुछ खास हालात में ही जन सूचना अधिकारी आपकी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर सकता है, जैसे कि अगर एप्लीकेशन किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी या फिर पब्लिक अथॉरिटी के नाम से हो, या अगर आप ठीक तरह से सही फीस का भुगतान न कर पाए हो, या अगर आप गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के मेंबर के रूप में फीस से छूट मांग रहे हैं लेकिन इससे जुड़े सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप नहीं दे पाए हैं, या फिर अगर कोई खास सूचना दिए जाने से सरकारी विभाग के संसाधनों यानी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल होने की आशंका हो, या फिर इससे रिकॉर्ड्स को देखने में किसी नुकसान की आशंका हो, तो फिर अधिकारी आपको आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने से मना भी कर सकता है। अगर आरटीआई को जनसूचना अधिकारी रिजेक्ट कर देता है तो भी आवेदक को कुछ सूचनाएं वो जरूर देगा, जैसे कि रिजेक्शन की वजह, उस टाइम पीरियड की जानकारी जिसमें रिजेक्शन के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, उस अधिकारी का नाम और पता जिसके यहाँ इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। अगर कोई अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है या फिर जानबूझकर देरी करता है या फिर फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश करता है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं।
ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी पर रोजाना के हिसाब से 250 रुपए के अनुसार 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं आरटीआई के इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में कि आरटीआई एक्ट 2005 में कौन कौन से सेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन कैसे देनी है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर आपका आवेदन किसी गलत डिपार्टमेंट में चला जाता है तो वो डिपार्टमेंट उसको सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत सही विभाग में 5 दिन के अंदर अंदर भेज देगा। सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 में बताया गया है कि बीपीएल कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नहीं देना होता। सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 इसमें बताया गया है कि अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो फिर आपको आरटीआई के तहत सूचना फ्री में दी जाएगी। सेक्शन 8 में बताया गया है कि आरटीआई में वो सूचना नहीं दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या फिर विभाग की अंदरूनी जांच को प्रभावित करती हो। सेक्शन 18 में बताया गया है कि अगर कोई अधिकारी जवाब नहीं देता है तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जानी चाहिए। सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर आपके आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो इस सेक्शन के अनुसार आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। सेक्शन 19 सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर आपकी प्रथम अपील का जवाब नहीं आता है तो आप इस सेक्शन की मदद से 90 दिन के अंदर अंदर अपील अधिकारी को दूसरी अपील कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा rtionline.gov.in। ये वेबसाइट टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस शो होंगी, आपको इन गाइडलाइंस को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से इन गाइडलाइंस को एक्सेप्ट करना है और सिंपली यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म शो होता है, आपको इसी फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट चूज करने का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको सारे डिपार्टमेंट्स और सारी मिनिस्ट्रीज यहाँ पर शो होंगी। आप जिस डिपार्टमेंट से भी आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से चूज करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अथॉरिटी आपको चूज करनी होगी कि आप कौन सी अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। सेंट्रल रेलवे है, यहाँ पर सारी अथॉरिटीज़ आपको शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईस्टर्न रेलवे से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ ईस्टर्न रेलवे पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम देना होगा। नेम देने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। नीचे आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ करना है। नीचे यहाँ पर आपसे स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप शहरी हैं या ग्रामीण हैं, आप यहाँ से चूज़ करेंगे। यहाँ पर आपसे एजुकेशनल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, आप यहाँ से चूज़ करेंगे, अपनी एजुकेशन चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, इस पर जो SMS अलर्ट है वो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, यानी क्या आप गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर आप इसको यस करेंगे तो यहाँ आपको अपना BPL कार्ड नंबर देना होगा, कार्ड इशू डेट देनी होगी और इशूइंग अथॉरिटी देनी होगी। इससे क्या होगा कि इससे आपको आरटीआई की कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं हैं तो फिर आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पूरा एक बॉक्स मिल जाता है। इस बॉक्स में आपको अपनी एप्लीकेशन टाइप करनी है। इस डिपार्टमेंट से आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो आप पॉइंट में करके यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक पेस्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन मैंने वर्ड में पहले से ही लिख के रखी हुई है, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। आपकी फ़ाइल PDF फॉर्मेट में और 1 MB साइज़ से कम होनी चाहिए। यहाँ पर उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है और सिंपली आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ 10 रुपये पे करने होंगे। आप जैसे भी चाहें वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड या ATM कार्ड है तो आप सिंपली इसको चूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपना कार्ड टाइप चूज़ करना है कि आपके पास रुपए कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है। यहाँ से आप ये चूज़ करेंगे, अपना कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, यहाँ से CVV नंबर डालेंगे
अपना जो कार्ड के ऊपर नाम है वो डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 रुपये का पेमेंट होगा। यहाँ आपको ये कैप्चा कोड फिल करके पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक OTP आएगा, आपको वो OTP डालना है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही आपके पास एक SMS आ जाएगा कि जो आपकी RTI एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है तो फिर आपको फ्री में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए आप फर्स्ट अपील और सेकंड अपील कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपील के अधिकार के बारे में। यानी अगर आपकी RTI की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपको कहाँ और कैसे अपील करना है। अगर अप्लीकेंट को तय समय सीमा में सूचना मुहैया नहीं कराई जाती है या फिर जो सूचना दी गई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने अपील कर सकता है। PIO की तरह प्रथम अपीलीय अधिकारी भी उसी विभाग में बैठता है जिससे संबंधित जानकारी आपको चाहिए। प्रथम अपील के लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। अपनी एप्लीकेशन के साथ जनसूचना अधिकारी के जवाब और अपनी पहली एप्लीकेशन के साथ साथ ही एप्लीकेशन से जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना होता है। ऐसी अपील सूचना उपलब्ध कराए जाने की समय सीमा के ख़त्म होने या फिर जन सूचना अधिकारी का जवाब मिलने की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी को अपील मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर या खास मामलों में 45 दिन के अंदर अंदर अपील का निपटान करना ज़रूरी होता है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपकी पहली अपील पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आपको दूसरी अपील कब और कहाँ करनी है। अगर आपको पहली अपील दाखिल करने के 45 दिन के अंदर अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है या फिर जो जवाब मिला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप 45 दिन के अंदर अंदर राज्य सरकार की पब्लिक अथॉरिटी के लिए उस राज्य के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से या फिर केंद्रीय प्राधिकरण के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास दूसरी अपील आप दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली के लोग दूसरी अपील सीधे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में ही कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि RTI क्या होती है, RTI के रूल्स क्या हैं। RTI जी जनाब, राइट टू इंफॉर्मेशन। ज़बरदस्त। हर कॉमन पीपल अपने मतलब मिनिस्ट्री से सवाल जवाब कर सकता है, जवाब मांग सकता है कि हमारे टैक्सेस कहाँ लगे, कितने पैसे कहाँ यूज़ हुए, अगर कोई रोड बना है तो वो अगर ख़राब हो गई उसकी हालत तो पूछ सकता है, मटेरियल कहाँ से लिया, कौन से लोग इन्वॉल्व थे, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, कितने समय में होगी। कमाल। मतलब इस लेवल तक हमारी सोच तो नहीं गई थी। आपने तो गई थी? मेरी नहीं गई। एक आम शख्स तो बस सिर्फ रोता रहता है और गिले हम शिकवे कुछ करता कर रहता ही नहीं है। सकते। हाँ? गवर्नमेंट के खिलाफ हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन कोई स्टेप ले ही एक- नहीं सकते। लेकिन देखें, एक आम शख्स को इतनी इजाज़त है, इतनी अथॉरिटी है क्योंकि वो एक उस मुल्क का शहरी है और वो टैक्स पेड है। अच्छा, मैं ज़्यादा समझता था कि कहीं ना कहीं लोगों के हक हैं, हकूक़ हैं, बिल्कुल ऐसा। लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं। नॉलेज एक थोड़ा सा मुझे आइडिया था कि नॉलेज, एक्ट बना दिया 2005 में बना ये। और ये हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल में शायद होगा। इस तरह का नहीं होगा तो कुछ और होगा, कुछ ना कुछ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस तरह का लॉ अगर इंडिया में है तो इसका मतलब है कि हर कानून में होगा, हर जगह होगा, हर कंट्री में होगा। अच्छा, होता तो इन्फॉर्मेशन तो होती, हमने पढ़ा होता, हमें पता होता। हमें नहीं पता, हमने पढ़ा नहीं। हमारे कोर्सेज वगैरह में इंक्लूडेड होता, लेकिन उन्हें भी तो पता है ना 2005 में उन्होंने बिल्कुल बनाया। बिल्कुल। हमने तो नहीं सुना कि हमारे साइड पे कोई एक्ट बना हो ऐसा। लेकिन हमने न सुना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो एक आम आवाम को अथॉरिटी होती है कि यार अपनी हुकूमत से सवाल करने की, अपने इदारों से सवाल करने की, मैंने ये देखा है लेकिन कि उसको प्रमोट नहीं किया जाता उस चीज़ को। लॉ तो कि हमारे सीवरेज का इंतजाम बहुत खराब है तो जी अहले मोहल्ला पूरी एप्लीकेशन लिख कर दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो भी एप्लीकेशन पता नहीं कहाँ रद्दियों में जाती है, बिल्कुल। उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का मैंने सुना है कि अगर PMP ब्लास्ट हो जाए तो तो एप्लीकेशन आप वेट करते रहते हैं। हाँ, कई दिनों तक पूरे हफ्ते लाइट गायब होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन वो तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करते। तो अगर ऐसा कोई एक्ट होगा तो उस पर क्या रिस्पॉन्स करेंगे? अभी कुछ ही दिन, मतलब 2 से 3 दिन पहले, पिछले 2-3 दिन पहले कराची में बहुत बारिश हुई है। आप लोगों को न्यूज़ के थ्रू पता चला होगा, कल भी हुई है, परसों भी हुई है। अच्छा, अच्छे खासे रोड, मतलब प्रॉपर नए बने हुए रोड उखड़ जाते हैं। इतनी सी बात, बहुत तेज़ भी नहीं हुई, अच्छी खासी बारिश हुई, लेकिन उसमें रोड उखड़ जाते हैं। हमारे रोडों में इतने गड्ढे पड़ चुके हैं और गाड़ियाँ चल रही हैं तो जाहिर सी बात है खतरा भी होता है। कई लोग उन गड्ढों में गिर भी जाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, ज़ख्मी भी हो जाते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि एक हल्की सी बारिश से रोड कैसे उखड़ जाता है, जबकि रोड आपको पता है ना रोड किस तरह से बना हुआ होता है, एक पूरा एक, ठीक है ना, उसमें प्रॉपर गड्ढे बन जाते हैं।
बारिश के बाद आपने पिछली कुछ वीडियोस में बोला भी था कि टेंडर को हासिल करने के लिए इसको मटेरियल अच्छा हो ना, तो ये चीज़ें ना हो। किस्म का होता है, बहुत ही नाकिस, मतलब जितना काट के अपनी जेब में डाल लें मटेरियल अच्छा हो तो जाहिर सी बात है वो पायदारी रहे। लेकिन मैं कहता हूँ कि बारिश के बाद रोड में गड्ढे कॉमन सी बात है, एक गड्ढा, दूसरा गड्ढा, तीसरा गड्ढा, और ऐसा है कि जैसे बाकायदा किसी ने हाथ से काटे हुए हो, इस तरह से पानी उनको काट देता है। पानी से वो अलग ही उखड़ जाता है, नीचे पानी जाता है, रास्ता है, पता नहीं क्या होता है कि बाकायदा रोड उखड़ जाते हैं। और इसके अलावा आपने देखा निज़ाम भी इतना खराब है, सैलाब हमारे साइड पे, हमारे जो भी एरियाज आपने देखा होगा जहाँ पे बारिश के पानी गिरता है, सैलाब बने हुए होते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। चलना मुश्किल अच्छा, होता पानी है, रुक जाता है, चलना मुश्किल होता पानी रुक जाता है, अच्छा खासा 2-3 फीट पानी उखड़ जाता है। बाकायदा बच्चे उस पर कश्तियाँ चला रहे होते हैं। तीन दिन हुई है बारिश, और मैंने कल ही न्यूज़ में सुना कि 3 हलाक हो गए, 3 लोग हलाक हो गए, जिसमें एक छोटा बच्चा था और 2 जवान। बिल्कुल ऐसा ही होता है, मौत हो गई, पता नहीं करंट लगने से भी होता है बाद में, और बाकी जो 2 लोग थे उनको करंट लगा, और जैसे हादसा हुए, कई हादसों की तो न्यूज़ भी नहीं आती, पता है आपको। लेकिन आप देखें, आप एक्ट की बात करें, इन चीज़ों को रोकथाम के लिए कोई नहीं है, इनके ऊपर कोई अलग लेकिन भी ये अमल है लेने के लिए कोई नहीं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर इंडिया में ऐसा लॉ है चार्जेस आपने देखे कितने ना हो, मतलब चार्जेस होने के बराबर, को, उन चार्जेस को तो इंसान काउंट ही ना करे, वो तो काउंट ही समझो ना एक तरह से करे, हाँ। फीस है। और दूसरी बात ये है कि अगर जवाब नहीं आता हो तो उसका भी कोई ना कोई हल है, फिर तो दोबारा जवाब नहीं आता तो उसका भी हल है कि आपको वो किसी भी तरीके से आपको सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, मुझे ऑनलाइन वाली ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब इस तरीके से आप लिखो फिर बैठो, बिल्कुल ऑनलाइन आप पेमेंट कर दो, ऑनलाइन ही आप प्रोवाइड कर दो कि क्या मसला है, क्या इशू, उसमें आप अपनी डिटेल दे रहे हो, नंबर दे, आप अपनी डिटेल दे दो, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। अच्छा, ये होता है एजुकेशन और अनएजुकेशन का फ़र्क, यानी कि बंदा एजुकेटेड होता है तो उन्हें चीज़ों की नॉलेज होती है तो फिर वो कर लेता है, ठीक है ना। और यहाँ जो जिस शख्स को पता नहीं होता तो यानी कि वो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर ये मैं अगर किसी को बताऊँ ना, मतलब अपने आस पड़ोस में किसी को बताऊँ कि इंडिया में एक ऐसा लॉ है कि एक आम इंसान भी, तो वो यकीन भी नहीं करेंगे। तो एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, और मैं समझता हूँ शायद हमारे यहाँ हो लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन ये कि अगर होगा भी तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता होगा, क्योंकि यहाँ तो जो लीगल वे है, यानी कि जो कानून है, कत्ल करने वाला भी अक्सर बाहर घूम रहा होता है या बाहर आ जाता है, तो फिर ये एक छोटी सी चीज़ का क्या होगा, मतलब है कि आवाम के साथ, मतलब है कि एक होता है ना कि एक इंसाफ हो, आवाम की एक सुनवाई हो, आवाम अगर कुछ कह रही है। मैंने आपको कुछ वाक़या बताया था ना कि मैंने एक औरत थी, उसके घर उसने रेंट पे दिया था क्योंकि उनकी शादी हो रही थी घर में, तो उन्होंने कहीं और रहने के लिए बड़ा घर ले लिया रेंट के लिए, थोड़े से के लिए। आज 3 साल से वो रेंट पर ही हैं और जिसको रेंट पे दिया था वो निकल ही नहीं रहे। और जो लॉ है उसके हिसाब से कि जो इस वक्त रह रहा है तो वो तो रहेगा, केस चलेगा। अब वो केस 3-4 साल से चले जा रहा है, वो जो कब्जा करके बैठा वो बैठा हुआ है। तो कितनी अफसोस की बात है कि जिनका घर है वो आज घर से बाहर। तो कानून जो है, कानून होना चाहिए लेकिन उस पर अमल दरामद होना चाहिए और हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। तो दोस्तों, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली इस वीडियो के थ्रू, और इस वीडियो ने मैं सीरियसली बताऊंगी, मुझे तो एजुकेट किया, बहुत अच्छा एजुकेट किया, तो करा मुझे शॉक कर दिया कि इससे अमल। आपने देखा वो क्या कहते हैं, जो गुर्बत की जो उनको तो फीस भी नहीं है, नीचे यानी कि उनकी जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं वो भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात है कि वो भी सवाल कर सकते हैं और बल्कि उनसे चार्ज भी नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो बहुत एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली दोस्तों। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।